हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। सीए फाउंडेशन मई 2026 में बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर आज हो गया और बच्चों का बहुत प्यारा पेपर आया था। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई की है या किसी दूसरे अच्छे एजुकेटर से पढ़ाई की है, पेपर बहुत अच्छा किया होगा। हां, यह कह सकते हैं कि 100 में से 100 नंबर लाने के लिए 2 3 4 क्वेश्चन में बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि कोई बच्चा 100 वाला 99 98 अब एक्सपेक्ट कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, अगर तुमने दिल से पढ़ाई की है, मेरे सिर्फ चाणक्य 3.0 बैच के आपने वीडियोस ही देख ली हो ना, उसका ही कंटेंट कर लिया हो, तो मोर देन 90 मार्क्स तो तुम्हारे वैसे ही आ जाते अगर डेडिकेशन से डिसिप्लिन के साथ आपने पढ़ाई की होती। लेकिन मैं अब हाथ जोड़कर आईसीआई को थैंक यू बोलता हूं कि इस पेपर के अंदर कोई भी गलती नहीं है, तो कोई ग्रेस मार्क्स का चांस भी नहीं है। जैसे पिछले वाले अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन गलती था, कहीं कहीं गलतियां थी पिछले 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 अटेम्प्ट्स में, यहां पर कुछ भी नहीं है। और हां, जहां पर भी आपको लगे कि हां भाई मेरे क्वेश्चन के अंदर डिस्प्यूट था, मैंने आंसर सही किया या नहीं किया, आप यहां से चेक कर सकते हो कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन के आपको आंसर भी कराऊंगा। और मेरे दोस्त, हो सकता है कि आपका दूसरा सेट आया हो कोई, लेकिन क्वेश्चन सारे वही हैं, ऊपर नीचे शफल्ड होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर आपको डिस्प्यूट लग रहा था, तो वो क्या सही आंसर होना चाहिए था उस चीज का। तो चलो ना, स्टार्ट करते हैं। 100 के 100 क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा। मेरी यहां पर टिप्पणी है कि पेपर ये इजी था, इसको एवरेज बोल सकते हो, लेकिन डिफिकल्ट या मॉडरेट आप नहीं बोल सकते अगर आपने सही से पढ़ाई की थी। तो जो पढ़ता नहीं है उसके लिए तो फिर सब कुछ ही डिफिकल्ट होता है भाई, कोई कुछ आगे कर ही नहीं सकता, राइट। तो चलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भी तुम कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि बच्चा इस पेपर को जरूर रिवैल्यूएट करना चाहेगा, अपने हिसाब से चेक करना चाहेगा। उसको चेक करना है ना, उसकी एग्रीगेट कितनी बन रही है, हाँ, तो इको उसका कितना साथ निभाएगा, ये चेक करना है उसको। तो आप भी चेक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मैं शुरू करता हूं भाई साहब, पहले क्वेश्चन जल्दी जल्दी करूंगा, तुम्हारा काम भी जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये मैंने फोटोज लेकर यहां पर डाल रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आ रखा है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी अगर किसी की जीरो हो तो वो चीजें टोटली अनरिलेटेड होती हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो सारा रिस्क उठाता है, इनोवेशन करता है और सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर आता है। ए वाला इज द राइट आंसर। सर्कुलेटिंग कैपिटल वन टाइम यूज की होती है, तो बी वाला इज द राइट आंसर। हां, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट बताना आपको जो डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दे। तो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट मतलब प्राइस ऑफ ऑन गुड नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट का चलेगा। यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे डिमांड बढ़ती है और डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है बी, राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहां पर नेगेटिव रिलेशन होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड कम होगी, तो पीछे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भैया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, ये ध्यान रखना। बाकी सारी उसके बारे में सही है। कोई बंदा बोले सर मैं तो डी वाले में कंफ्यूज था, अरे लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम यूज करते हैं। हम देखते हैं प्रोजेक्ट ए सही रहेगा या बी सही रहेगा, दोनों को कंपेयर करते हैं, राइट। फिर देखते हैं लॉन्ग टर्म में भी इसको, राइट। छठे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अजीब अजीब मत मानना, ऐसे फोटो वोटो ले रखी थी यार, ठीक है ना, फिर डाल दिया मैंने। आई होप आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। यहां पर कौन सी बात उसके लिए ट्रू नहीं है, तो यहां लिखा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म अर्न करती हैं। यह बात गलत है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फर्म लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, तो बी वाला यहां पर राइट आंसर होगा। अगला लिखा है जी, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट एट फ्यूचर रेट। फ्यूचर रेट में हमें खरीदना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड मार्केट या फिर फ्यूचर मार्केट इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना। अब एटीसी इज मोर देन एआर, अगर मोनोपोली मार्केट में है तो क्या होगा, किसी भी मार्केट में अगर एटीसी मतलब एवरेज कॉस्ट एआर यानी प्राइस से ज्यादा है, तो भाई कॉस्ट ज्यादा है प्राइस कम है, आपने प्राइस कम सेट किया हुआ है, खर्चे ज्यादा है, तो लॉस आंसर आएगा डी वाला। 10वें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, भैया मोनोपोलिस्ट के अंदर आप बताओ क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी होती है। मॉड्यूल में लाइन लिखी हुई है जीरो और वेरी स्मॉल। सीधे सीधे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, ये वाले डिट्टो सेम लाइन के साथ करवा रखे अलग अलग सेशंस के अंदर, आपको पता होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट आता है, रॉयल्टी भी आती है, वो नहीं थी लेकिन फिर भी हम बी को ठीक कर देंगे। अब भैया न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल 12 और 13, यहां पर कुछ चीजें आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछी हुई है। यहां बोलता है भैया जीडीपीएफसी कैलकुलेट कर दो, तो दोस्तों इसके अंदर जीडीपीएफसी कैलकुलेट सीधा नहीं हो सकता, इनकम मेथड का क्वेश्चन है। पहले हम एनडीपीएफसी कैलकुलेट करेंगे, आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को जोड़ के आपका 5000 एनडीपीएफसी आ जाएगा। उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे, ये रहा डेप्रिसिएशन, तो 5300 आपका आंसर आ जाएगा। जीडीपीएफसी नीचे दिखा दूंगा। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ 13वें में जीडीपी एमपी निकालो, तो इसमें ही एनआईटी ऐड कर देंगे 400, 5700 तुम्हारा जीडीपी एमपी आ जाएगा। मैंने पेंसिल से सॉल्व कर रखा था, तो 5713 का और इसका 5300 आपके सामने आंसर है। जब मैंने वार्म अप सेशन लिया था ना, तो पहला क्वेश्चन ही ये बताया था पेपर में आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे वार्म अप सेशन के भाई, सीधे सीधे, ठीक है। इससे ऐसे ही नहीं बोलता मैं उसको, बहुत फेमस जो होता है ना, बच्चे भी बोलते हैं।
हाँ, रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है और ये आपको पहले से ही निकालना आता होगा। खैर, मैंने बताया जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल अपॉन रियल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रियल जीडीपी क्या हो जाएगा? रियल जीडीपी हो जाएगा नॉमिनल अपॉन डिफ्लेटर मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा 375 आंसर आ जाएगा। यहां पर नॉमिनल जीडीपी 450 है और ये प्राइस इंडेक्स है ना, इसको ही बोलते हैं डिफ्लेटर। ध्यान रखना, डरना मत भाई। 14 क्वेश्चन हो गए, 15वें क्वेश्चन पे आते हैं भाई तुम्हारे सामने। आ जाओ जी। टॉबिन ने, ना टॉबिन जो बंदा था, उसने कीन्स की तरह लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिमांड के बारे में कमेंट की थी और इसने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी में रिलेशन बताया था। लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन इसने भी अपना दिया था। सी वाला राइट आंसर होगा। अब 16वें क्वेश्चन पे आओगे ना, तो मैंने सुबह ही बोला था आपको, सुबह वाले सेशन में, कि मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर आता है। यहां पर क्रेडिट मल्टीप्लायर बोला हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। दो बार आपको रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो दी हुई है, 8% और 12%। 8% का मतलब होता है 0.8 और 12% का मतलब होता है 0.125। अब यहां पर आप निकालोगे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन आर करके, तो एक जगह 12.5 आएगा, एक जगह 8 आएगा। दो बार था तो तुम्हारा डी वाला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म पूछी हुई है फिशर की इक्वेशन की, तो नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो होती है पीटी इज इक्वल टू एमवी, और लेकिन एम डैश वी डैश ऐड कर दो तो एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती है। भौक भौक के मैंने अच्छे तरीके से रटवा रखा था तुमको ये। कोई भी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो केन्स भाई साहब कहते हैं बंदा स्पेकुलेट करने के लिए रेडी होता है। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का डी वाला आंसर है। अगले पे आते हैं भाई साहब, ये दिया हुआ है, सीधा सीधा बोला था, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा चैनल है कौन सा नहीं है। 4 चैनल है भैया, ओपन मार्केट ऑपरेशन कोई चैनल नहीं है। डी वाला राइट आंसर है यहां पर। अगले पे आओगे तुम, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सुबह ही बताया था, मतलब अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सुबह बताया था। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना ब्राउनफील्ड होता है। तो बी आ गया, एफडीआई जो आ रही होती है। इंडिया सबसे बड़ा रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई सर्विस सेक्टर के अंदर है, ए वाला राइट आंसर है। और यहां पर पूछा भाई कौन सा ऐसा रिफॉर्म नहीं है जो 1980s में स्टार्ट हुआ है? तो 1980s में करेंसी डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था। तो सी वाला यहां पर राइट आंसर है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफॉर्मेशन, दोस्तों ये ई अमृत पोर्टल बना रखा है नीति आयोग ने, वहां पर अवेलेबल है। मेक इन इंडिया 2.0 जो है वो 27 सेक्टर्स पे फोकस करता है। 27 में 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये 12 सर्विस सेक्टर है। ये वो क्वेश्चन है पहला। अभी 3-4 क्वेश्चन और होंगे जो बच्चे को 100 नंबर की तरफ बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल के अंदर रट्टा मारता बहुत ही कम बच्चा है। राइट, अगला दूसरा क्वेश्चन यही है इंडियन इकोनॉमी से भाई साहब। 8 जो कोर सेक्टर्स हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, उसमें कोयला नहीं आता। सॉरी, कोयला आता है, यही पूछा था ना कौन सा आता है। इन चारों में से कोयला आता है, बाकी लिस्ट वहां पर दी हुई है मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, वो लिस्ट पढ़ाने नहीं आया। पहली बात तो मैं आपको यहां पर क्वेश्चन के आंसर्स कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो नहीं सिखा रहा, सिर्फ हिंट दे रहा हूं ताकि आप अपने आप को चेक कर पाओ, और आंसर की दे रहा हूं आपको। राइट, अगले पे आते हैं भैया। 25 क्वेश्चन हो गए राजे, अगला आजा। हाँ जी, 26 में बोला भाई, इधर देखो, बोलता है यहां पर डिमांड कर्व के बारे में। डिट्टो सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है। कहता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशो। प्राइस क्वांटिटी की रेशो ये हो गई, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट किसका? रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, स्लोप का रेसिप्रोकल। ये तो ये जो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप है ये प्रॉपर है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बन जाता है। अब यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहीं लिखा ही नहीं है, तो मेरे दोस्त आप इसको पॉइंट इलास्टिसिटी क्रैक करोगे। पॉइंट इलास्टिसिटी, अब पॉइंट इलास्टिसिटी क्यों कर देंगे? क्योंकि पॉइंट इलास्टिसिटी में भी डी क्यू अपॉन डीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। और इसको भी आप रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप बोल सकते हो, इस वजह से हम ये टिक कर देंगे। ये थॉट प्रोसेस रखेंगे हम यहां पर। अगले में पूछा हो भाई कि यहां पर इंडिफरेंस कर्व दो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहां पर गुड एक्स है और गुड वाई है, इसके बारे में क्या बोलते हो? अब देखो भाई, जो यहां पर दिखा रखा है दो इंडिफरेंस कर्व, पहली बात तो एक दूसरे को काटते नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। ठीक है, अगर इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो इंडिफरेंस कर्व वैसा बनता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में इंडिफरेंस कर्व वैसा बनता है। गुड्स जब सेम होती है तब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, ऐसा ही बनता है। लेकिन जब हम बोलते हैं दोनों गुड्स एक दूसरे के डिफरेंट है, एब्सर्ड है, मतलब सेम नहीं है, तो इंडिफरेंस कर्व हमारा कॉन्वेक्स बनता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, सी वाला यहां पर राइट आंसर करना था। थोड़ी सी सूझबूझ की यहां पर जरूरत थी, इंग्लिश की हिंदी आनी चाहिए थी। राइट, बेसिकली यही था यहां पर चक्कर। बोलता है भाई, इधर बोला है इंक्रीज इन प्राइस टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट। जब भी टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है, इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिक होती है, एक के बराबर होती है। मैंने ऐसे भौक भौक के आप लोगों को बता रखा है। टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। अब यहां पर मिड पॉइंट मेथड का ये वाला फॉर्मूला ठीक है,
एक्चुअली हम लिखते कैसे हैं, Q2 माइनस Q1, P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस को प्लस करो, दोनों क्वांटिटी को प्लस करो। बस इसी फॉर्मूले को ऊपर नीचे करके सजाया हुआ है। ये और ये लिखे हैं, फिर ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला लिखा है, ये डिवाइड का निशान है बीच में। तो सी वाला राइट आंसर था। अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया हो तो भाई रिवैल्यूएट कर लेना। आगे बोलता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए होती है? ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए होती है, जहां पर कंज्यूमर का सरप्लस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और आगे पूछ लिया किंक डिमांड कर्व के सिनेरियो के अंदर व्हाट हैपेंस व्हेन फर्म रेजेस द प्राइस। अब किंक डिमांड कर्व जब बनाते हैं ना, ये बनाते हैं जी किंक डिमांड कर्व। तो यहां पर ये बोला जाता है अगर फर्म प्राइस बढ़ा देगी ना, प्राइस बढ़ा देगी, तो मेरे दोस्त ये जो प्राइस बढ़ाया है एक ओलिगोपोली फर्म ने, दूसरी फर्म इस प्राइस को नहीं बढ़ाएगी। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फॉलो नहीं करेंगे। पेप्सी अगर प्राइस बढ़ा देगी तो कोका कोला नहीं बढ़ाएगी। तो इसलिए पेप्सी हो सकता है लूज कर दे अपना मार्केट शेयर, और क्योंकि दूसरी फर्म इसको फॉलो नहीं कर रही है। तो अच्छे से बताया था। अब ये डंके की चोट पे मैंने बोल दिया था इलास्टिसिटी 1 हो तो एमआर की वैल्यू कितनी होगी, पेपर में आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले से निकालना था इसको, इस वाले फॉर्मूले से इलास्टिसिटी को 1 पुट करोगे तो एमआर की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, 0। राइट, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर दो मार्केट की इंफॉर्मेशन गिवन है दोस्तों। प्राइस दिया हुआ है, प्राइस का मतलब AR होता है, 60 दिया हुआ है, और इलास्टिसिटी दी हुई है 5। राइट, फिर मार्केट बी की इलास्टिसिटी दी हुई है 6, और इन दोनों बेसिस पे आपसे पूछ रहा है कि एमआर निकालो। अबे एमआर कैसे निकलता है आपको पता ही है, AR का मतलब 60, इलास्टिसिटी कितनी दी हुई है 5 माइनस 1/5, वही वाले फॉर्मूले से। तो 60 इंटू 4/5, 5 से काटेंगे 12, 12 चौक 48, पहले वाले का एमआर 48 आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से दूसरे वाले का 50 आ जाएगा। बस इलास्टिसिटी की वैल्यू आपको डिफरेंट पुट करनी है, 1 वाला आंसर आ जाएगा। अगला लिखा हो भैया, ये क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन होगी, ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन बोल देता हूं मैं। यहां पर बच्चा डरा होगा और थोड़ा परेशान हुआ होगा, लेकिन जो नहीं हुआ वो बढ़िया है। इसमें देख लेते क्या लिखा है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज शेयर्ड बाय मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बट नॉट बाय परफेक्ट कंपटीशन। तो ऐसी कौन सी फीचर है जो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में होती है लेकिन परफेक्ट में नहीं होती? तो दो क्वेश्चन है यहां पर, वो फीचर दोनों में भी होनी चाहिए। तो प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों में नहीं होती तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, दोनों में नहीं होता। मोनोपोली तो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं कमाता। राइट, दोनों में नहीं होता। अब भाई प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, मोनोपोली के अंदर तो प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है, इस बात का रट्टा सबको लगा होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एक फर्म के पास थोड़ी सी पावर होती है अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करने की, तो वहां पर भी ये पॉसिबल है। तो ये फीचर है जो दोनों में होती है। अब आगे पढ़ेंगे, क्या ये परफेक्ट कंपटीशन में होती है? नहीं होती। तो अब ये क्वेश्चन ट्रू बनता है, सी वाले को ठीक करेंगे। आई होप आप समझे होंगे अब इसकी ट्रू सेंस। ओके, आगे चलते हैं। क्या लिखा कातिया? अब मेरे दोस्त ये लिखा है कि कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। तो रिटायर्ड वर्कर की जो पेंशन है वो इंक्लूड नहीं होती। पेज नंबर 6.18 लिखा है मॉड्यूल के अंदर, उस पर सीधी सीधी लाइन इसने लिखी हुई है आईसीआई के मॉड्यूल ने, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो यहां पर ट्रेड मल्टीप्लायर का आया है। सुबह सुबह आपको बताया था ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/1 माइनस बी प्लस छोटा एम होता है, या फिर 1/1 माइनस बी माइनस छोटा एम, यहां ब्रैकेट लगा दो। राइट, आपको क्वेश्चन के अंदर ये बी की वैल्यू दी हुई है, यानी एमपीसी, छोटे एम की वैल्यू 0.04 दी हुई है, और आप इससे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला लगा देना, ओके रिपोर्ट है। एनएफआई अगर नेगेटिव होगी तो नेशनल वाली चीजें छोटी हो जाती हैं, स्मॉलर हो जाती है डोमेस्टिक वाली चीजों से। ए वाला राइट आंसर जाएगा यहां पर। अगला पूछा है दोस्तों, नेशनल इनकम देश की किसके बराबर होती है? तो भाई नेशनल इनकम बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई के। अब ये नेशनल इनकम डिस्पोजेबल नेशनल इनकम को बोलता है, कंज्यूम्ड और सेव्ड यहां पर वर्ड यूज किया हुआ है। एक गुट पानी पी लूं जरा, पेपर बहुत जबरदस्त आया था भाई। अगले पे आते हैं कातिया। हाँ जी, ये लो जी, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछता है कंजम्पशन की वैल्यू निकालो। तो आपको यहां पर कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है, कंजम्पशन फंक्शन नहीं निकालना। तो अपन क्या करेंगे, सेविंग दी है, इन्वेस्टमेंट दी है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। इक्विलिब्रियम की वाई की वैल्यू आ जाएगी। राइट, वाई की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दो। चला मेरे साथ ही सॉल्व करो। -20 प्लस 0.55 इज इक्वल टू 100, 100 और 20 120। वाई की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा,
अब इसको काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। y की वैल्यू 240 आएगी, तो सेविंग निकाल दूं पहले, -20 प्लस 0.5 इंटू 240। अपना आंसर यहां पर 100 आएगा सेविंग। अगर इनकम 240 है, सेविंग अगर तुम्हारी 100 है, तो कंजम्पशन कितना बचा राजे? 140। इनकम में से सेविंग माइनस कर देना, कंजम्पशन आ जाएगा तुम्हारे पास, नो वरी एट ऑल। 40वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर आपको देखेगा, ये क्वेश्चन था बच्चों को टेढ़ा लगने वाला। एक्चुअली नेट डिविजिबल पूल क्या होता है? बहुत सारे टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी जो इसको बहुत हल्के से बताते हैं, लेकिन ये पेपर के अंदर आ गया अनएक्सपेक्टेड। लेकिन ये क्वेश्चन था जो 100 नंबर का गैप क्रिएट करता है मुझे लगता है। नेट डिविजिबल पूल क्या होता है भाई? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है टैक्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टेट गवर्नमेंट को देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि जितना भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा टैक्स का, उसका 41% वो स्टेट को डिवाइड करेगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ ग्रोस टैक्स रेवेन्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंटर एंड स्टेट। तो जितना भी पैसा इनके बीच में बांटा जाएगा, उस पैसे को बोलते हैं नेट डिविजिबल पूल। और ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 7.13 पे लिखा भी है आपके रेफरेंस के लिए। आगे आ जाओ जी भाई साहब। आगे क्वेश्चन नंबर 41, 42 न्यूमेरिकल है। यहां पर देखो, आपसे बजटरी डेफिसिट पूछा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट निकाल देंगे। अगले क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट पूछा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट निकाल देंगे। आप आंसर कर दोगे, टोटल एक्सपेंडिचर ये रहा, टोटल रिसिप्ट ये रही, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा, रेवेन्यू रिसिप्ट ये रही। तो इसका आंसर 6000 आ रहा है, कैलकुलेशन सिंपल है। और अगले वाले का आंसर 5000 आ रहा है, कैलकुलेशन सिंपल है। आगे बढ़ते हैं भैया। लेजेस्ट फेयर अप्रोच, पहले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। लेजेस्ट फेयर अप्रोच का मतलब होता है कैपिटल इकोनॉमी। यहां पर मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है, सरकार का बहुत कम रोल होता है। ए वाला ऑप्शन था यहां का सही। ओके, अगला चलते भैया। सरकार के हाथ में आज भी कौन से 2 धंधे हैं? देखो, सच्चाई में तो आज के टाइम में सरकार के हाथ में एक ही धंधा रह गया, रेलवे। सरकार ने एटॉमिक पावर को भी प्राइवेटाइज कर दिया शांति प्रोजेक्ट के अंडर। लेकिन आपकी किताब के हिसाब से रेलवे और एटॉमिक एनर्जी सरकार के हाथ में है, तो बी वाला राइट आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। यहां पर दिया हुआ है कुछ रिफॉर्म दिए हुए हैं, जैसे कि अकाउंटिंग रिफॉर्म हो गया, इनकम प्रोविजन, बैड डेट्स। ये सब रिफॉर्म कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर आते हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर है ये, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और इंडिया की यूनिक ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी का मतलब ग्रोथ पाथ। दुनिया भाई साहब प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट होती है, इंडिया प्राइमरी से सीधा टर्शरी में कन्वर्ट हो गया, एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। दिस विल बी द राइट आंसर। इनकम टैक्स है जो जीएसटी में नहीं आता, क्योंकि जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। इनकम टैक्स अपने आप में डायरेक्ट टैक्स है। और एमएसपी के लिए कितनी क्रॉप्स है? 23 क्रॉप्स है, जिसके लिए सरकार 1.5 गुना प्रोडक्शन कॉस्ट का पैसा। अगले पे करो 49 पे राजे प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। 720 आंसर आएगा। इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी आपको 1 गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस का परसेंटेज चेंज 20 दिया हुआ है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 20 आ गया। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 20। अब भाई ये डेल्टा क्यू मैंने बताया जहां पर बाय है वो चेंज होता है, तो ये चेंज इन क्वांटिटी 120 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू अगर तुम यहां पर पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्वांटिटी की वैल्यू 600 आ जाएगी। ये पुरानी क्वांटिटी है, इसमें डेल्टा क्यू प्लस करोगे तो 720 आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने सीखा हुआ था कैसे आंसर निकालने, वो तो पक्का निकाल के आया होगा इसका। अब भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, आपको पता ही है, नेगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव होता है। ये ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, ये सब चलता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर, राइट। कंज्यूमर सरप्लस बढ़िया से बताया था, कंज्यूमर जो देना चाहता है माइनस जो उसने एक्चुअली दिया हुआ है, उसका डिफरेंस होता है। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के जो हमारे पास मेथड होते हैं, पॉइंट मेथड भी होता है, आर्क मेथड भी होता है, परसेंटेज मेथड भी होता है। यहां पर 2 थे, इसलिए डी वाले को सही करिए आएंगे। जितना हमारे पास दिया होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन बड़ा आसान था, ऐसी बात नहीं है। आओ जी, यहां लिखा हुआ डब्ल्यूटीओ का सीक्रेसी मेंटेन करने का कोई काम नहीं है भाई, किसी के सीक्रेट वगैरह नहीं रखता। और जब तुम इंपोर्ट कम करवा रहे होते हैं तो ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी होती है। 55 का आंसर ए होगा। और भाई साहब व्हीकल करेंसी यूएस डॉलर को बोल रहे हैं आजकल, क्योंकि मोर देन 70% ट्रेड इंटरनेशनल यूएस डॉलर में होता है। थर्ड पार्टी की करेंसी 2 कंट्री की होती है, फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्यों लगाते हैं? काउंटरवेलिंग ड्यूटी इसलिए लगाते हैं, जो फॉरेन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी दी है अपनी फर्म को, ताकि उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज किया जाए। ये मॉड्यूल की एग्जैक्ट लाइन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 की यूनिट 2 से क्वेश्चन पूछा हुआ। 17 तरीके के टैक्स होते हैं जो मैंने बता रखा है आपको। अब यहां पर लिखा है एक फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में
कुछ ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है जिसका रिश्ता इसके पुराने बिजनेस से नहीं है। मान लो जी एप्पल वाला है तो हमारे देश में वो जूता बनाना चाहता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। एफडीआई तो है लेकिन वो अपने धंधे से अलग धंधा इंडिया के अंदर करना चाहता है। अगला आइसो क्वांट आंसर था भाई, प्रोडक्शन के लेवल ऑफ आउटपुट दिखा रहा है सब कुछ। ओलिगोपोली के अंदर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म होती है, एक दूसरे के ऊपर फर्म डिपेंड होती है। यहां पर सीधा सीधा टोटल रेवेन्यू की कैलकुलेशन आ गई, आंसर आपका 2 आना था। कुछ बच्चे 20 लिखकर आए होंगे, गलत करके आ गए वो, क्यों? एमआर का फॉर्मूला यहां पर डेल्टा टीआर निकलना था। डेल्टा टीआर हमारा आएगा 20, 120 और 100 का डिफरेंस, फिर डेल्टा क्यू 10 से भी डिवाइड करना था, 70 और 60 का डिफरेंस, तब जाके आंसर 2 आना था। ये गड़बड़ी मत कर देना भाई साहब। हाँ, यहां पर क्वेश्चन पूछा है सप्लाई ऑफ लैंड परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। इसका मतलब यह है कि लैंड फिक्स्ड होती है, अनअफेक्टेड होती है विद चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड बदलती रहे, सप्लाई चेंज नहीं हो सकती। अगला पूछा भाई साहब मार्केट वेयर फर्म बाय रिसोर्सेस, फर्म इनपुट और रिसोर्स कहां से खरीदती है? फैक्टर मार्केट से। बी वाला आंसर बनेगा चैप्टर नंबर 4 से, ये है यूनिट 1 है चैप्टर नंबर 4 की। यहां पर पूछा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन बिजनेस साइकिल में जो डाउनफॉल होता है उसकी कौन सी फीचर नहीं है? बैंक का लोन देना एक्सपेंड हो जाता है, बैंक क्रेडिट का एक्सपेंशन ये कॉन्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होता, ये एक्सपेंशन की फीचर है भाई। अगला लिखा हुआ भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम कंजम्पशन पर्पज के लिए जो इंटरेस्ट दिया जाता है लोन पर वो इंक्लूड नहीं करते, वो ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा इंटरेस्ट ऐड करते हैं जो प्रोडक्शन पर्पज के लोन पर दिया जाता है, तो सी वाला यहां पर रॉन्ग आंसर होगा। लैगिंग इंडिकेटर का एग्जांपल चेंज इन स्टॉक प्राइस नहीं है, बाकी तीनों है। यहां पर आपसे पूछ लिया न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल में राजे आपसे पूछना चाह रहा है क्या निकालना है? ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। हर एक वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 550 आंसर आएगा। चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, आपका आसान है ये। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 3 मैक्रो इकोनॉमिक गोल ऑफ एनी नेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन टू ऑल ये गोल नहीं होता। इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फाइनेंस के अंदर पड़ा हुआ ये गोल होता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब मैंने आपको अच्छे से बताया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ये इकोनॉमिक सिचुएशन है जहां पर इन्फ्लेशन और बेरोजगारी एक साथ होती है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, अच्छे से बताया था, प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स नहीं है। महाराष्ट्र में प्रोडक्शन हुआ, यूपी में बिका, तो यूपी वाले देंगे टैक्स जहां कंज्यूम हो रहा है माल, राइट। हाँ, डेडवेट लॉस क्या होता है? यहां पर जहां पर गवर्नमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। डेडवेट लॉस का मतलब आप मान के चलो सोसाइटी को ओवरऑल नुकसान, ऐसा माना जाता है जब सरकार भाई टैक्स बहुत ज्यादा लगा रही है मान लो, तो ये लोगों को काम करने से रोकती है, क्योंकि लोग बोलते हैं हम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, सरकार को टैक्स दे देंगे। तो कहते हैं क्यों ही ज्यादा पैसा कमाना भाई, क्यों सरकार हमसे टैक्स ले लेगी? मान लो जी सरकार कहती है कि 20 लाख तक की इनकम पे आपको 20% का टैक्स देना है, और जैसे ही तुम 21 कमाओगे तो 30% का टैक्स देना है, तो बंदा बोलेगा मैं 20 से 21 पे क्यों आऊं, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। और सच में नुकसान हो जाएगा, वो तुम जीएसटी के अंदर कैलकुलेट भी करके देख लोगे, आपको पता भी लग जाएगा। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में भी, सीए इंटरमीडिएट में, ये वैसे भी बहुत आसान था। हाँ भाई, ये दोनों लाइनें बिल्कुल ठीक लिखी हुई है 72 पे। रिसेशन के अंदर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है ताकि देश को रिकवर किया जा सके, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जा सके, और डेफिसिट बजट इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। सरकार अगर नुकसान में है तो मतलब सरकार ने खर्चा कर दिया होगा, खर्चा किया है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश की होगी। स्टिमुलेट का मतलब होता है कोशिश करना, 72 पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। हाँ जी भैया, नॉन टैरिफ, नॉन टैरिफ पूछा है। नॉन टैरिफ मेजर कौन सा है यहां पर? तो दिस इज द प्रोडक्शन प्रोसेस को चेक करना, टेक्निकल मेजर पूछा हुआ है, राइट, जो नॉन टैरिफ में आएगा टेक्निकल मेजर। आगे बोला भैया नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ये इस पे टिप्पणी करनी पड़ेगी, इस पे मैं आईसीआई से रिक्वेस्ट भी करूंगा, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा भाई। देखो आईसीआई जी, आपको एक बात बताता हूं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस किया जाता है रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला, वो ये फॉर्मूला होता है, ये है फॉरेन प्राइस इंडेक्स अपॉन डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स। लेकिन आईसीआई ने अपने मॉड्यूल के अंदर यह फॉर्मूला लिखा हुआ है, डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्वेश्चन के अंदर यह भी दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है, यह निकालना है। तो मेरे दोस्त ये निकालोगे तो 12.5 आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालोगे तो 50 आएगा। अब इसके तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे मिलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिस बच्चे ने इसको भी ठीक किया हो उसको भी भैया पूरे नंबर दे देना, क्योंकि वो बच्चा भी सही है। ठीक है जी, ओके। आगे चलते हैं, 75 पे आऊंगा। नॉट बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड की लिमिटेशन क्या पूछा है? सी पे लिखा हुआ है, कहता है अंडर प्रिविलेज्ड कंट्री, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जिम्बाब्वे, युगांडा, बांग्लादेश, ऐसी कंट्रीज है, विल बी लेस वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। लेस वल्नरेबल नहीं,
आपको बताऊं, बेसिकली जो अंडर प्रिविलेज कंट्री है वो ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है, राइट। एक तरीके से मैं ये बताऊं, हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड से अमेरिका उनको निचोड़ देता है। जैसे अमेरिका ने अभी रिसेंटली निचोड़ दिया किसको, जिसका प्रेसिडेंट रातों रात उठा लिया उसकी बीवी के साथ, वेनेजुएला। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जिसके अंदर कोटा और टैरिफ लगते हो, तो वो टैरिफ रेट कोटा है, नाम से ही पता लगता है, कोई नई यहां पर बात नहीं है। आगे चलते भैया 77 पे, जनरल प्राइस लेवल मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आता, तो सी वाला आंसर है। प्रॉपर्टी राइट को जहां पर ह्यूमन राइट से बड़ा समझा जाए वो अमेरिका है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, आप समझ के चलो। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की मैंने ट्रिक बताई हुई है, हर वो चीज नॉर्मेटिव है जहां पर शुड भी लगाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, इसको जरा चेक कर लो जरा ढंग से, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, मैचिंग करना है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी होती है, तो 1 के साथ बी लगाओ, ये लिखा हुआ जी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, तो 2 के साथ ए लगाओ, ये लिखा जी। और मेरे दोस्त मिक्स्ड इकोनॉमी को, यहां पर एंटरप्राइज और रिस्क टेकिंग की फील भी एनकरेज की जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। कैपिटलिस्टिक के एडवांटेज भी होते हैं, तो इसलिए हमारा सी वाला राइट आंसर होगा, डी वाला नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा, ध्यान रखना, सी वाला राइट होगा, सी वाला राइट होगा भाई। आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, आ जा 81 आ जा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए। अब इसमें तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आई होगी तो उसको क्लियर कर देता हूं भाई। जीरो लेवल पे टीसी दी हुई है, तो ये पूरी प्रॉपर टीएफसी है। अब यहां पर 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपसे एवीसी पूछा है। एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी अपॉन आउटपुट। 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पे टीसी 610 है, तो टीवीसी कितना निकलेगा, टीसी माइनस टीएफसी। टीएफसी कितना है जी, 270। अब ये माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी यहां पर निकालोगे, डिवाइड करोगे, 85 आपका आंसर आ जाएगा। और एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी भैया 3 यूनिट ऑफ आउटपुट पे, 270 को 3 से डिवाइड कर दो, 90 आ जाएगा, टीएफसी अपॉन आउटपुट, राइट। ओके, न्यूमेरिकल है भाई, ओके। हाँ जी, जहां पर हम सभी इनपुट्स को इक्वल रेशो में चेंज करते हैं या फिर सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं, वहां पर रिटर्न्स टू स्केल लगता है। जहां पर प्रोपोर्शन डिफरेंट होता है वहां पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कौन सी लाइन गलत है, मैंने बताया था ना आपको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बिना तुम्हारा पेपर नहीं बनेगा। तो कहता है जो सेकंड स्टेज होती है डिमिनिशिंग रिटर्न की, वहां टीपी कंटिन्यू टू डिक्रीज। अबे भाई ये टीपी है फर्स्ट स्टेज में इतना, और जब सेकंड स्टेज होती है तब टीपी इंक्रीज भी कर रहा होता है, ध्यान रखना, डिक्रीज नहीं कर रहा होता, सिर्फ थर्ड स्टेज में डिक्रीज करता है, ठीक है। हाँ, ऊपर नीचे हो गया, समझ जाओ तुम वैसे भी, ओके। हाँ जी, जो सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर होती है, पेज नंबर 3.51 पे लिखा है मॉड्यूल के, वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, तो नॉट इंटरनल, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। ये आगे आओ। अगला भाई, ये क्वेश्चन तो मैंने वैसे ही बताया था आपको कि डिमांड सप्लाई का इंपैक्ट वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर बनता है। यहां पर क्या पूछा हुआ है कि डिमांड डिक्रीज और सप्लाई इंक्रीज, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लेकिन आपको यह नहीं बताया कि कौन ज्यादा इंक्रीज करेगा, डिमांड ज्यादा इंक्रीज या सप्लाई ज्यादा डिक्रीज, या दोनों का चेंज बराबर, कुछ नहीं बताया। तो भाई आपको 3 केस बना देते, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। और क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, इधर डिमांड डिक्रीज करेगी, सप्लाई इंक्रीज करेगी, तो डिमांड डिक्रीज, अरे रंग बदलो, डिमांड डिक्रीज सप्लाई इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज सप्लाई इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज सप्लाई इंक्रीज। तीनों केस में देख रहा हूं मैं इक्विलिब्रियम, प्राइस नीचे चला जाएगा, क्वांटिटी के ऊपर कुछ नहीं कह सकते, कांस्टेंट भी रह सकती है, ज्यादा ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो प्राइस फॉल हो जाएगा, क्वांटिटी के ऊपर कुछ भी हो सकता है। अच्छे से मैंने वन शॉट के अंदर क्लियरली डायग्राम बना के समझाया हुआ है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको डिटेल में ये चीजें समझनी है, तो दोस्तों मैंने हर एक चैप्टर का वन शॉट चाणक्य 3.0 बैच में बनाया हुआ है, पेपर भी सॉल्व करा रखे हैं, आप जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। डाउन स्विंग का दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एमआर कर्व का स्लोप एआर कर्व से डबल होता है, तो बी वाला ट्वाइस आंसर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में दोनों में ट्रू बात है ये। एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट होती है दोस्तों पीक वाले फेज में, पीक वाले फेज में कोई एक्सपेंशन मत कर देना या कॉन्ट्रैक्शन मत कर देना, पीक वाले फेज में होती है, मैंने बता रखा है आपको अच्छे से। हाँ, जहां जहां पीगू वहां वहां पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म जैसी एक्सपेक्टेशन या एंटीसिपेशन, ये बताया था बिजनेस साइकिल वाले चैप्टर के क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन तुम्हारे रह गए, बहुत फास्ट करवा दिया मैंने, आज तक इतना फास्ट करवाया नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने एग्जाम रिव्यू कभी लिया ही नहीं, या तो मैं डिटेल के अंदर आपको कराता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इवेल्युएट करना था, मुझे लगा था। हाँ, नेशनल इनकम में ये पूछ लिया भैया लीकेज कौन नहीं है, तो प्रॉफिट लीकेज नहीं होते, टैक्स, कैश और इंपोर्ट ये लीकेज होते हैं, ये प्रोडक्शन रोकते हैं देश का। ट्रैफिक कंजेशन जो है वो इकोनॉमिक बैड माना जाता है नेशनल अकाउंट्स के अंदर, जो जीडीपी से एक्सक्लूड किया जाता है, जीडीपी की लिमिटेशन। अगला पूछा हुआ भाई साहब
कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या नहीं आएगा, पेंशन वालों को जो सरकार पैसा देती है वो नहीं आता। ऑटोनोमस इंक्रीज इन इंपोर्ट का इक्विलिब्रियम इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट अगर इंक्रीज हो जाएंगे राज्य, अब इंपोर्ट इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारी एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी आई जी और एक्स माइनस एम। अब तुम कह रहे हो कि ये इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे तो ये माइनस वाला कंपोनेंट इंक्रीज हो गया ना, तो ये टोटल एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम मान लो ये है और हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये कम हो जाए तो पहले इक्विलिब्रियम इनकम इतनी थी अब इतनी हो जाएगी, राइट, कम हो जाएगी। आगे आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करना कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है फिस्कल पॉलिसी का, ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, हां, जब इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है आरबीआई के साथ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कोलैबोरेट होकर इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इसको बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में यह बोला है अगर आरबीआई हाई पावर्ड मनी इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है आरबीआई जब पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदे या बेचे, अगर आरबीआई बेचेगा तो पब्लिक से पैसा ले लेगा, यहां क्या है पब्लिक को पैसा देना है, तो आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटी और पब्लिक को पैसा देगा, तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आना चाहिए था। इसका आंसर यहां पर मनी मल्टीप्लायर लार्ज कब होगा भाई, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अगर आपको बताऊं तो हमने बनाया था एक ऐसे वाला, करेंसी डिपॉजिट रेशो प्लस 1, करेंसी डिपॉजिट रेशो, रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, एक्सेस रिजर्व रेशो, और फिर मैंने आपको बताया था करेंसी डिपॉजिट रेशो बताती है कि लोग कितनी करेंसी अपने हाथ में रख रहे हैं। अगर लोग करेंसी कम अपने हाथ में रखेंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर लोगों ने अपने हाथ में कम करेंसी रखी है तो बैंक में डिपॉजिट बढ़ा दिए होंगे, बैंक के पास ज्यादा डिपॉजिट है फिर वो लोन ज्यादा दे पाएंगे, और मेरे दोस्त मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हायर आएगी, लार्जर आएगी स्मॉलर करेंसी डिपॉजिट रेशो होने पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला बोला भाई, जब आरबीआई कन्विंस करता है बैंक को फोन करके डरा के धमका के मनी सप्लाई को चेंज करने से रिलेटेड तो इसको मोरल सुएशन बोलते हैं। फिर ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग, ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग का क्या रिलेशन है अलग अलग फैक्टर से, वो आपने पढ़ा था, बोमुल टोबिन ने बताया था ना, हां, तो वहां पर पूछा है कि किस चीज का नेगेटिव रिलेशन है मनी होल्डिंग से। मनी होल्डिंग का मतलब यहां पर मनी डिमांड है। अब भाई देखो जो इंटरेस्ट रेट है, कहते हैं इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो लोग मार्केट में पैसा डाल देंगे, अपने पास कैश कम रखेंगे, कैश कम रखेंगे तो कैश को ही बोलते हैं मनी डिमांड। तो इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, बी वाला विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर एक एवरेज कैश विड्रॉल का फॉर्मूला भी दिया हुआ था। कौन सा क्वेश्चन था भाई ये, अरे 100 क्वेश्चन हो गए क्या, 100 क्वेश्चन हो गए, लो जीरो, देखते देखते पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पेपर अच्छा किया होगा, बढ़िया किया होगा, आपकी चेकिंग हो गई होगी, कितने नंबर तुम्हारे इकोनॉमिक्स में बन रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ये जो पेपर का एनालिसिस है ये आपके लिए भी फायदेमंद है कि आपने पेपर दिया है, और उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है जो आगे आने वाले अटेम्प्ट के अंदर पेपर देंगे। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे करवाया है लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चन क्लास में तो करवाने ही होते हैं, आगे मैं आने वाले बैचेस के अंदर क्लास में तो बहुत डिटेल में इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।